नमस्कार दोस्तों, 12 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, रीफ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, खासकर ये इस समय पे इतना डिस्टेबलाइज्ड, इतना पोलराइज्ड इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसमें इंडिया को किस प्रकार से स्टेप लेने चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यूरोप ने चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते बहुत अच्छे कर लिए हैं। अभी कुछ घंटों पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही है, ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यूएस, जो कि जो बाइडेन के अंदर यूरोप के साथ अपने रिश्ते और अच्छा करना चाहता था, उससे पहले ही यूरोप ने चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट साइन कर लिया है। इससे यूएस पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, दोनों चीजें देखी जाएंगी। इंडिया यहाँ पे कैसा आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, इसको भी देखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी लेसन्स फ्रॉम राजस्थान। देखिए, राजस्थान के मैनेजमेंट की यहाँ पे तारीफ की गई है, और ये तारीफ कुछ एग्जाम्पल्स को लेके की गई है, जैसे कि आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मनरेगा प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि मनरेगा प्रोग्राम में पेमेंट्स मिलने में जो लोगों को परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को राजस्थान में कितनी अच्छी तरीके से टैकल किया गया। ओवरऑल डेमोक्रेसी को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है इंडिया में, तो आपको गुड प्रिंसिपल्स, लोगों के कंसर्न, इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। और लोगों के कंसर्न्स को राजस्थान में किस प्रकार से एड्रेस किया गया है और उसके एग्जाम्पल्स को पूरे इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट, अ सेफ्टी नेट। एजुकेशन सेक्टर की हालत खराब है जब से कोरोना का पैंडेमिक लगा है, जब से लॉकडाउन लगा है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आउट ऑफ एजुकेशन हो चुके हैं। इंडिया, जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने की और कोशिश कर रहा था, आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन की इंक्लूसिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे करके हमारी सरकारें कोशिश कर रही थी कि गर्ल्स तक और एक बहुत बड़े तबके तक इस एजुकेशन को पहुंचाया जाए, लेकिन चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो गई कोरोना के पैंडेमिक के बाद। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, ब्रिजिंग द गल्फ। यहां पे बहुत क्रूड शब्दों में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरेबिया ने जो कतर के ऊपर डिप्लोमेटिक या फिर कह लीजिए इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया था, जो कि रिसेंटली अभी खत्म किया गया है, वो कैसे बैकफायर कर गया है सऊदी अरेबिया के ऊपर और यूएई के ऊपर। इसके ऊपर तो वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कतर रीजॉइंस जीसीसी। सबसे ऊपर आपको ये वीडियो नजर आ रही है। आप कतर, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए। वहां पे मैं आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की हिस्ट्री बताऊंगा, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो टर्फ वॉर चल रहा है, इसको भी मैं बताऊंगा। 5 दिन पहले मैं ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो ये पहली वीडियो, कतर ज्वाइंस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, व्हाई कतर वाज एक्सपेल्ड इन 2017, इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो बेसिकली इस आर्टिकल ब्रिजिंग द गल्फ में यही बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया फिर से कतर के साथ अपने रिश्ते रीबिल्ड कर रहा है। उसकी एक वजह तो यह है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो बदल गए हैं। जो बाइडेन किस हद तक सऊदी अरेबिया के दोस्त रहेंगे, इस बात को देखना बाकी है। चाइना किस हद तक इस वेस्ट एशिया के रीजन में एक्टिव हो रहा है, चाइना ईरान की पार्टनरशिप, इंडिया के उस पर क्या इंपैक्ट होगा उसका, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूं। कुछ और आर्टिकल्स हैं जिनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनके लिए समय नहीं बचेगा। एक आर्टिकल है, एरो पैराडॉक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। इस आर्टिकल में इलेक्शन के मिक्स की बात की गई। देखिए, दुनिया में नाना प्रकार के अलग अलग इलेक्शंस हैं। ओके, वो इलेक्शंस किस बेसिस पे हो सकते हैं, तो वो इलेक्शन हो सकते हैं आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में चलता है। इलेक्टोरल कॉलेजेस के बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में पता है कि आपके जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन वोट नहीं डालते हैं। पहले यूएस के लोग वोटिंग डाल के इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर प्रेसिडेंट को चुनता है। तो यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम हो गया, इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिस्टम हो गया। जब ये दोनों सिस्टम नहीं चले तो रेफरेंडम इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्रेक्जिट में इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे एरो पैराडॉक्स की बात की जा रही है। एरो पैराडॉक्स किसने दिया है, केनेथ एरो नाम के मैथमेटिशियन ने दिया है। मैथमेटिशियन केनेथ एरो ने गलतियां बताई इलेक्शंस में, और इन्होंने बोला कि इलेक्शंस में जब पहले 2 प्रकार के इलेक्शन से काम ना चल पाए, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से काम ना चल पाए या फिर इलेक्टोरल कॉलेज से काम ना चल पाए और रेफरेंडम जैसी चीजों की जरूरत पड़े, तो वो माइनॉरिटी जो कि डिजास्टर्स चीजों की बात कर रही होती है, वो जीत जाती है। यहाँ पे प्रोपोजिशन नंबर 22 समझाया गया, बहुत सारी और चीजें समझाई गई। यूएस में इस तरीके की जो
थॉट प्रोसेस है इसका कैसे गलत इस्तेमाल किया गया कि एक इलेक्शन में जब अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स काम नहीं कर पा रहे हैं तो जो माइनॉरिटी डिजास्टर्स रिजल्ट्स ढूंढ रही थी वो जीत जाती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक अलग से आर्टिकल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं अ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वलिटी। अ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वलिटी, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक अलग से एडिटोरियल में डिस्कस कर चुका हूं। 5 जनवरी 2021 के एडिटोरियल में जाइए, वहां पे हाउस वर्क मोनेटाइजेशन वाला टॉपिक दीजिए। एक्चुअली में यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो हाउस लेडीज हैं, जो घर में अनपेड वर्क करती हैं, उनके क्या हालात हैं, क्या उनको उनके अनपेड वर्क के पैसे मिलते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। अलग से भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए इसमें बनाऊं। और फाइनली जो आज आर्टिकल है वो है डिकोडिंग क्यूबास करेंसी रिफॉर्म। अगर कभी आप टूरिज्म के लिए क्यूबा जाएं, हालांकि क्यूबा टूरिज्म के लिए उतना कॉमन नहीं है, बट जब आप क्यूबा पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा 15 से 20 साल पहले पहुंच गए हो आप। ओके, पुरानी गाड़ियां, एकदम ही आप कह सकते हो पुराना आर्किटेक्चर। क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्यूबा में 2 करेंसीज चलती हैं, एक है क्यूबन पीसो, एक है कन्वर्टेबल पीसो। कन्वर्टेबल पीसो को सीयूसी बोलते हैं। सीयूसी लगभग $1 के बराबर होता है और एक सीयूसी बराबर होता है लगभग 26 यूपी के। तो यहां पे कन्वर्टेबल पीसो को हटा दिया गया है, सोवियत यूनियन के अंदर से निकला है आपका। देखिए, सोवियत यूनियन के साथ एफिलिएटेड था क्यूबा। क्यूबा काफी हद तक एंटी यूएसए, यूएस ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। पैंडेमिक के चलते क्यूबा की इकोनॉमी खराब है, तो यहाँ पे क्यूबा के इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या होने वाला है इसके बारे में बात की गई। दिस आर्टिकल आई वाज आल्सो कंप्लीट सेपरेटली, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये एक झटके में एक ही वीडियो में नहीं समझाए जा सकते। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आर्टिकल की शुरुआत में बोला जा रहा है कि जो 2021 है इसमें बहुत नए प्रकार के ट्रेंड आने वाले हैं। सबसे पहला जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है लीडरशिप चेंज इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लीडरशिप चेंज है वो सबसे डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। ओके, ये तो बात हमको मालूम ही है। कहीं ना कहीं जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनका ये बोलना है कि भाई हम यूरोप के साथ अपने रिश्ते को डेफिनेटली अच्छा करेंगे। यूरोप इतना कन्विंस है या नहीं है इस बात को नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं यूरोप काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है यूएसए से अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप की सिनिक पॉलिसीज, कभी भी कुछ भी कर देना, कोई भी अनाउंसमेंट कर देना, तो इन सब चीजों के चलते यूरोप कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ था यूएसए से। जो बाइडेन का इंतजार भी नहीं किया यूरोप ने, और यूरोप ने यहां पे साइन कर लिया है क्या, ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसने यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी थी कि हम दुनिया में चाइना को आइसोलेट कर देंगे, ये भाई कम गड़बड़ हो गया है। क्योंकि चाइना आइसोलेटेड रहने वाला नहीं है, ऑस्ट्रसाइज रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे शुरुआत हो चुकी है ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की। अब जब बात हो गई है ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की, तो ये केवल यूएसए के लिए ही बुरी न्यूज नहीं है, ये इंडिया के लिए भी बुरी न्यूज है। क्योंकि इंडिया के चाइना के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। अप्रैल 2020 से एक बहुत गंदा स्टैंड ऑफ चल रहा है, और वो स्टैंड ऑफ अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना का एग्रेशन चालू है, और ऐसे केस में चाइना का ईयू के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन होना, दिस इज बेसिकली नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर आप चाइना की इंटरनल अफेयर्स की भी बात करो, तो वहां पे भी जो न्यूज निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी है कि जो उनके सुप्रीम लीडर है, उनके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग साहब, भाई कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ को स्ट्रांग कर रहे हैं चाइना के अंदर। चाइना में अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली। कोरोना के पैंडेमिक के समय पे बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। इंडिया की इकोनॉमी कम से कम 7.5% से नीचे जाएगी, 7.7% से। कुछ लोग बोल रहे हैं 9.5%, 10% से नीचे जा सकती है। चाइना पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। चाइना की मिलिट्री बढ़ रही है, चाइना की इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है। चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 2021 तक वो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर देंगे। चाइना का रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ रहा है। चाइना ने बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो, डिस्क्रिशनरी तरीके से और बहुत ज्यादा इलॉजिकल तरीके से हांगकांग के ऊपर, उइगुर नाम की प्रोविंस के ऊपर अपना दबदबा दिखाया है, और इस दबदबे के बाद भी चाइना को कोई कुछ बोल नहीं पाया है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर अपनी पकड़ को और तेज कर लिया है, और जो भी उनके खिलाफ अपोजिशन आता है उसको वो उड़ा देते हैं, चाहे वो जैक मा ही क्यों ना हो। समझ गए भाई? तो यहां पे
प्रॉब्लम केवल यूएस के सामने नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया के सामने भी है, क्योंकि इंडिया को अगर अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, और चाइना को काउंटर करना इस समय पे ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल सा है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2021 की जो साल है ना, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटर्स के लिए बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जैसे कि जी जिनपिंग ऑफ चाइना, व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। वैसे तो टेक्निकली मैं आपको बता दूं तो व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, वो डिक्टेटर नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर की तरह ही राज कर रहे हैं। इतने सालों से उनको कोई हटा नहीं पाया उनकी सीट पर से, कैसे ना कैसे करके वो डिप्लोमेसी लगा के अपने आप को कुर्सी पर बैठाए रखते हैं। टर्की में रेसिप तैयब अर्दोगन की बात कर लीजिए। रेसिप तैयब अर्दोगन ने टर्की के सारे सिक्योरिटी कंडीशंस को तोड़ दिया अपने आप को कुर्सी पर बैठाने के लिए। तो यहां पे जो कॉम्पैक्ट ऑफ ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये थोड़ा वीक होता नजर आ रहा है। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर आगे बात की जाए कि यूरेशिया और वेस्ट एशिया में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो ये यूरेशिया का रीजन है, यूरेशिया का रीजन मतलब जहां पे यूरोप और एशिया मिलते हैं, और खासकर जो वेस्ट एशिया का रीजन है, वहां पे कुछ कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। जैसे कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। रशिया अपनी नियर अबाउट कंट्रीज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, और वो इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से लेता है कि वो उसके फेवर में हो। जैसे कि अभी जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो आर्मेनिया सीएसटीओ का मेंबर था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और आर्मेनिया की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रशिया की, बट रशिया उसको बचाने नहीं आया। टर्की और अजरबैजान ने मिलकर आर्मेनिया को हरा दिया और उसके इलाके पे कब्जा कर लिया। वहीं पे अगर आप बात करो बेलारूस की, जिसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट बेलारूस में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहां पे रशिया चाहता था कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने रहे, ताकि रशिया की जो डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी है वो चलती है उनके इमीडिएट नेबरहुड में। तो आप यहां पे देख सकते हो कि रशिया अपने आउटस्कर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। चाइना भी टर्की और ये जो आपका ईरान के आसपास का इलाका है, जिसमें काफी इन्वॉल्व हो रहा है। अब बात की जाए वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, जिससे अरब वर्ल्ड में रीअलाइनमेंट हुआ फोर्सेस का, और सऊदी ब्लॉक एक तरफ होता नजर आया और ईरान टर्की एक तरफ होता नजर आया। तो सऊदी ब्लॉक के पीछे आपका बहरीन है, यूएई है, कहीं ना कहीं इसराइल के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं सऊदी से। अब्राहम अकॉर्ड्स पता है ना आपको, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिशियल एग्रीमेंट हो गया था इसराइल और यूएई के बीच में, जिससे बोला गया कि इसराइल और यूएई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्तों को स्थापित करेंगे अपने बीच में, इसी को बोला गया अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड के चलते वेस्ट एशिया में ग्रुप्स बनते नजर आए। एक तरफ यूएई, इसराइल, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इस तरीके की कंट्री नजर आई। दूसरी तरफ ईरान और टर्की एक दूसरे के साथ एक होते हुए नजर आए। अब भले ही अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गए हो, लेकिन वेस्ट एशिया में जो कंडीशन है वो अभी भी स्टेबल नहीं है। वेस्ट एशिया में टेंशंस के माहौल है। कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ये फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। और इन सब का इफेक्ट इंडिया पे पड़ना ही पड़ना, क्योंकि इंडिया के ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। ईरान में इंडिया की जो इंटरफेरेंस है, आप कह लीजिए ईरान के साथ जो इंडिया के अच्छे रिलेशन है, उनको चाइना डेफिनेटली रोकने की कोशिश करेगा। चाइना कहीं ना कहीं ईरान के साथ एक 25 ईयर का $400 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन करके बैठा है। तो ओवरऑल सारे प्लेयर्स यहां पे घुसते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की अगर बात करिए, तो सऊदी अरेबिया के लिए 2021 बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, तब तक सऊदी अरेबिया की जो भी ऑफिशियल पोजीशन थी ईरान की तरफ, वो डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट कर पा रहे थे। जो बाइडेन ने पहले ही बोल दिया है कि हम ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करेंगे, कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी हटा सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि ईरान के खिलाफ से सैंक्शंस हटाई जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत हद तक एंटी ईरान है। यहां पे शिया सुन्नी वाला विवाद उठ जाता है। ओके भाई, उसके बाद अगर आगे बात की जाए, इन सब चीजों के बीच में अगर ईरान एक लिमिट से ज्यादा सेग्रीगेट होता हुआ नजर आएगा, तो ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इनहेंस करके अपनी धाक को जमाने की कोशिश करेगा, दबदबे को जमाने की कोशिश करेगा। और ये रिसेंटली हुआ भी है ईरान में। ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 20% तक लेके जाएंगे। जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बोला गया कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट केवल 3.67% होना चाहिए। अभी के लिए 4-4.5% पे ईरान, कोशिश है 20% पहुंचने की। 90% चाहिए वेपन्स ग्रेड के लिए, 20% से 90% पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो ओवरऑल वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है, काफी आप कह सकते हो कि एक्सप्लोसिव टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। अब यहां पे अगर आप इंडिया की बात करिए, इंडिया भी यहां पे काफी आइसोलेटेड नजर आ रहा है इन पूरे डेवलपमेंट्स में। अगर इंडिया को एक सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह देखा जाए, तो इंडिया एक्चुअली में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है नहीं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस अभी भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए।
दोनों आर्म फोर्सेस के बीच जो स्टैंड ऑफ है वो सीधे सीधे चल रहा है। इंडिया और ईरान के जो रिश्ते पहले हुआ करते थे वो अब होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ऑल वेदर पार्टनर्स ढूंढ रहा है। जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया तो इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। चाइना ने उस समय पे ईरान से तेल खरीदा, तो ईरान तो ऑब्वियस सी बात है ना उन कंट्रीज की तरफ देखेगा जिससे उसको मदद मिल रही है। इंडिया से मिली नहीं, चाइना से मिली, तो वो जो वार्म थी इंडिया ईरान रिलेशंस में वो भी थोड़ी कम होते नजर आ रही है यहाँ पे। तो इंडिया थोड़ा मार्जिनलाइज फील कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया की पाकिस्तान से भी नहीं बनती है, क्यों ही बनेगी, पाकिस्तान रेगुलरली टेररिस्ट अटैक कराता रहता है हमारे धरती पे। तो इंडिया पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते भी काफी खराब हो रखे हैं, और इसके चलते हमारे रिश्ते चाइना से भी खराब है, पाकिस्तान से भी खराब है। तो पाकिस्तान और चाइना आपस में बहुत अच्छे दोस्त नजर आ रहे हैं ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। अब यहाँ पे चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है कि वो इंडिया को घेरना चाहता है, तो उस घेरने के चलते इंडिया अपनी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ। ये सारी कंट्रीज भी इंडिया के साथ रिश्ते बनाना चाहती हैं, बट वो स्टैंड नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के सामने अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो वो इंडिया से अच्छे रिश्ते रख लें या चाइना से अच्छे रिश्ते रख लें। ये सारी कंट्रीज इंडिया और चाइना के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है, दोनों से अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। अगर आप म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के लीडर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये लीडर्स क्या चाहेंगे कि भाई हमारी तो चाइना से भी बने, हमारी तो इंडिया से भी बने, दोनों से हमें फायदा मिले, हमें किसी के प्रति स्टैंड लेके क्या मिलने वाला, और चाइना से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। कुल मिला के यहाँ पे जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है ना, वो उस लेवल पे काम कर नहीं रहा है। इंडिया यहाँ पे हल्का फुल्का सेग्रीगेटेड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया जनवरी 2021 से इंडिया। तो 2 साल तक इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बोर्ड पे है, तो वहां पे वो अपनी वॉइस को सुनने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकता है। अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट रहेगा इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस समय पे इंडिया कुछ अपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर सकता है। हमारे जो डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं यूनाइटेड नेशंस में वो काफी काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उन फॉरेन पॉलिसीज में है जो कि न्यू दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से बनाई जाती हैं। तो हमारे डिप्लोमेट्स तो खैर वही करेंगे जो उनको ऊपर के पॉलिटिकल बॉसेस करने को बोलेंगे। फिर यूएस से दोस्ती के चक्कर में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के रशिया और ईरान के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। चाइना इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा है कि रशिया और ईरान चाइना की तरफ थोड़ा अलाइन करते नजर आ रहे हैं, इंडिया से दूर होते नजर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कुछ और जगह है इंडिया कुछ और बॉडीज में आइसोलेटेड नजर आ रहा है। एक तो इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट में आइसोलेटेड नजर आ रहा है, हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो वैसे भी इसकी अब कोई यूटिलिटी बची नहीं है। 1950s में नॉन अलाइंड मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, आज की डेट में नॉन अलाइंड जैसी कोई भी चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिर सार्क नाम का जो देश है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें भी इंडिया आइसोलेटेड नजर आ रहा है। सार्क की यूटिलिटी इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को कुछ सार्क में करने देता नहीं है। पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि सार्क में इंडिया कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए इंडिया ने साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया, सासेक बनाया। उसके थ्रू इंडिया अपने इंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश करता है, कुछ कुछ कर भी रहा है। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया इंथुजियाज्म के साथ टेकअप कर रहा है, जैसे कि बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया ने आरसीईपी छोड़ दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप छोड़ दिया। इंडिया आरआईसी का पूरा फायदा नहीं उठा रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना का। और इसमें इंडिया की देखिए पूरी तरीके से गलती नहीं है। रशिया, ये चाइना जैसी कंट्रीज के साथ डील करना आसान नहीं है, ओके। और रशिया जैसी कंट्रीज हमेशा अपना मतलब देखती हैं, और रशिया जैसी कंट्रीज का अभी के लिए ज्यादा मतलब किससे निकल रहा है, चाइना से निकल रहा है। तो ओवरऑल इंडिया कोशिश तो कर रहा है बट ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं, इस आर्टिकल को लिखा है एम के नारायण साहब ने, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। तो हमें प्रूडेंट पॉलिसीज लेके आना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें, एक पॉलिसी कंटिन्यूटी लेके आ सकें, अपनी वॉइस को दुनिया में हर्ट करवा सकें। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बोली यहाँ पे एम के नायर साहब ने, बट ऑन ग्राउंड इनको कर पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जो इश्यूज है ना, ये बहुत प्रेसिंग इश्यूज हैं, बहुत मेजर इश्यूज हैं, इतनी आसानी से इनको सॉल्व किया जा सके ये बहुत मुश्किल है। फिर अगले आर्टिकल की बात करते हैं, डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी लेसन्स फ्रॉम राजस्थान। ये मेरे ख्याल से आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फेडरलिज्म एंड गुड गवर्नेंस नीड एंगेजमेंट बिटवीन पीपल एंड ऑफिशियल्स एज द मनरेगा प्रोग्राम शोज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भैया, अगर आप फार्म लॉस की बात करो, 45 दिन लगभग हो चुके हैं और फार्म लॉस को लेके एजिटेशन चल रहा है। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के इलाकों में
बहुत चेक पॉइंट्स पे भीड़ इकट्ठा हो रखी है और वो भीड़ लगातार फार्म बिल्स को रिपील करने की बात कर रही है। ओके, पॉलिसी मेकर्स कभी कभी पॉलिसी बनाते वक्त डायलॉग और डेलिब्रेशन भूल जाते हैं। फार्म बिल्स में कुछ ऐसा ही हुआ है और उसके चलते जो बवाल हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठ के सोच रही होगी कि कहाँ ही हमने फार्म बिल्स निकाल दिए। तो किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम को लाने से पहले कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। अगर आप देखो कि इस आर्टिकल को लिखा किसने, तो सकीना दोराजी वाला है, ये रिसर्चर है लिपटेक इंडिया के साथ। पूर्णचंद किशन है, ये सेक्रेटरी है रूरल डेवलपमेंट एंड कमिश्नर है मनरेगा राजस्थान की। तो चूंकि मनरेगा राजस्थान की सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर इस आर्टिकल में इनपुट दे रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की तारीफ की गई है। बट यहां पे हम पॉलिटिकली नहीं देखेंगे, एक्चुअली में मनरेगा की इंप्लीमेंटेशन में क्या फ्लॉज बताए जा रहे हैं और राजस्थान कैसे इस बात को क्लेम कर रहा है कि उन्होंने फॉर्म को, उन फ्लॉज को हटा दिया है, इस चीज को यहां पे समझना जरूरी है। ठीक है भाई, तो इनका यही बोलना है कि इंप्लीमेंटेशन किसी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंप्लीमेंटेशन मेसी नहीं होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। वो पीपल फ्रेंडली कैसे हो सकता है, वो यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल किसका दिया है, मनरेगा का इन राजस्थान, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन राजस्थान। राजस्थान के बारे में यह बोला गया है कि राजस्थान में एक हेल्दी ट्रेडिशन है ऑफ कंसल्टिंग विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ग्रुप, not only in the initial stage of policy formulation, but also to take continuous feedback from the field and carry out periodic midway course correction। यानी कि राजस्थान में जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो पॉलिसी जब बनाई जा रही होती है तब भी उस पॉलिसी का जिन जिन लोगों पे जो जो इंपैक्ट आएगा उन लोगों से बातचीत करी जाती है उस पॉलिसी को बनाने के पहले। और फाइनली पॉलिसी बनने के बाद जब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही होती है, तो इंप्लीमेंट होते वक्त बीच में भी बहुत सारे वो स्टेक होल्डर्स जिनके ऊपर उस पॉलिसी का इंपैक्ट आ रहा है, उनसे रेगुलरली डिस्कशन किया जाता है। और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मनरेगा की अगर बात की जाए, तो मनरेगा को इंप्लीमेंट करते वक्त भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत होती है राजस्थान में, जिनको मनरेगा संवाद के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। और इन मनरेगा संवाद को कभी कभी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भी अटेंड करते हैं। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान किसी एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जहां पे उस पर्टिकुलर पॉलिसी को कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके इसके बारे में बातचीत चल रही है, तो यह बड़ी बात है और सच में बड़ी बात है अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कुछ इस प्रकार की मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है। अब अगर मनरेगा की वेजेस की बात की जाए, देखिए आपको पता है कि जो मनरेगा की वेजेस है वो डायरेक्टली जो पीपल काम कर रहे होते हैं उनके बैंक अकाउंट में जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर रखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप मनरेगा में काम करिए, पैसे आपके अकाउंट में सीधे सीधे पहुंचेंगे ताकि बीच का मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए। लेकिन जब डायरेक्ट ट्रांसफर वाला आप ये एलिमेंट लेके आए हो, तो इसके सिर्फ फायदे नहीं है, इसके नुकसान भी है। जब मनरेगा को आप पूरी तरीके से डिजिटलाइज करते हो तो उसमें एक टेक्निकल आर्किटेक्चर आता है, और अगर वो टेक्निकल आर्किटेक्चर एक बार में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो वर्कर्स के रोने की हालत आ जाती है। और ये चीज देखने को मिली है मनरेगा में। कभी कभी क्या होता है कि वर्कर्स ने बहुत लंबे समय तक काम किया और वर्कर को उनके मनरेगा की पेमेंट नहीं मिली। जब उनको मनरेगा की पेमेंट नहीं मिली तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के यहाँ दौड़ रहे हैं, बैंकों के यहाँ दौड़ रहे हैं, पेमेंट डिस्पर्समेंट एजेंसीज के पास दौड़ रहे हैं, पंचायत ऑफिसर्स के पास दौड़ रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में या तो उनकी कंप्लेन का रेजोल्यूशन बहुत बाद में होता है या होता ही नहीं है। और द बिगेस्ट थिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनरेगा की इंप्लीमेंटेशन में, वन ऑफ द मोस्ट वैक्सिंग प्रॉब्लम इज पेमेंट रिजेक्शंस। बाउंस चेक सुना है कि भाई आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी को पैसे देने थे, मतलब किसी दूसरे पर्सन को आपको पैसे देने थे, तो उसने आपको एक चेक दिया और उस चेक में अमाउंट लिखा हुआ मान लीजिए 3,500 रुपए, तो आपको 3,500 रुपए मिल जाएंगे उससे। उस चेक का मतलब तो यही है, आप उस चेक को लेके बैंक में गए, बैंक ने बोला कि भाई ये चेक वैलिड नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, ये चेक पुराना हो चुका है, किसी भी बात की वजह से बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर दे, तो क्या हो गया, बाउंस चेक हो गया। तो जब मनरेगा के अंदर काम करते हैं आपके ये वर्कर्स और उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है ड्यू टू सम डिजिटल प्रॉब्लम्स, तो ये बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू बाउंस चेक। और चीजें इतनी ज्यादा एग्रेवेट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना, जो मनरेगा के अंदर काम होते हैं, ये इतने टेक्स हेवी नहीं होते हैं, इनको इतना, इनके लिए एटीएम चलाना तक मुश्किल होता है, और यहां पे तो पूरी की पूरी चेक बाउंस हो रही है। ओके, तो जब मनी करेक्ट नहीं होता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, इन पर्टिकुलर वर्कर्स को, इन वर्कर्स को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो पेमेंट रिजेक्शन है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स पेमेंट आर्किटेक्चर है, कभी कभी जो बैंक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट डिटेल्स नहीं डालते हैं, बीच में बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट डिटेल्स नहीं डालते हैं। ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज देखने को मिले हैं। ओके,
और भाई बात यह है कि किसी के पैसे जा रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट उसके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर उसका बैंक अकाउंट बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, डॉर्मेंट हो गया है, तब उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। और बड़ी बात नहीं है अकाउंट डॉर्मेंट होना। जो ये गरीब लोग हैं, इनका अकाउंट जनधन योजना के अंदर खोल तो दिया आपने, लेकिन इनमें से बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो कि भाई दूसरे शहरों में जाके एज अ माइग्रेंट काम कर रहे थे। लॉकडाउन लगा, वो माइग्रेंट के बाद वापस आ गए। वापस आके जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल्स दी, बट अकाउंट में पैसा गया ही नहीं, चूंकि अकाउंट डॉर्मेंट था। जनधन योजना में खुला था, तब से अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलती हैं। सॉफ्टवेयर फ्लॉज भी बोला जाता है इनको। कभी कभी तो इनएक्टिव आधार की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। अब बात यह है कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनएक्टिव आधार। इनएक्टिव आधार कब होता है? जब वर्कर का जो आधार है और वर्कर का जो बैंक अकाउंट है उसके बीच का जो लिंक है वो टूट जाए। अब वर्कर के आधार को वर्कर के बैंक अकाउंट से लिंक करने का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन बनाता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बैंक ऑफिशियल्स को खुद नहीं समझ में आता कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो जब बैंक ऑफिशियल्स को ही समझ में नहीं आ रहा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो ये गरीब अरबों किसान क्या करेगा। प्लस भाई हमारे बैंक की हालत आपको पता ही है। बैंकों में जाइए, भीड़ लगी हुई होती है, लाइन लगी हुई है काउंटर में, शॉर्ट स्टाफ्स हैं, ओवर क्राउडेड बैंक्स हैं। तो भाई एक वर्कर को कई बार अपनी जेन्युइन पेमेंट्स को लेने के लिए बैंकों में जाना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि बैंक के एम्प्लॉयज इनएफिशिएंट है, नहीं, बैंक के एम्प्लॉयज इनएफिशिएंट नहीं है। उन बैंक्स के पास ऑप्शन नहीं है, वो करें तो करें क्या भाई। वो खुद इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, उतने ज्यादा काम के चलते एक अरबों किसान को अपने छोटी सी पेमेंट लेने के लिए 200-300 रुपए लेने के लिए कई बार बैंकों के ट्रिप मारने पड़ते हैं, पेमेंट्स आए नहीं होते। इसके चलते जो वर्कर्स है मनरेगा के अंदर, उनको काफी परेशानी हो जाती है। और जब उनको काफी परेशानी हो जाती है तो उसमें क्या किया जाए, यहां पे बताया गया राजस्थान वे ऑफ सॉल्विंग पेमेंट प्रॉब्लम। राजस्थान में क्या किया गया है पेमेंट रिजेक्शंस को सॉल्व करने के लिए? जो राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इसने बहुत सारे डिस्कशंस किए। इस डिस्कशंस में वर्कर ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व किया गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व किया गया, जिसने बैठ के सीधे सीधे एग्रीड वर्कर्स के साथ बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ बात की, स्टेट लेवल विलेज लेवल पे जो डाटा एंट्री करते हैं ऑफिसर्स, पेमेंट एजेंसीज, उनके साथ बात की, बैंकों के साथ बात की। और ये बात करने के बाद, ये डायलॉग करने के बाद डिटेल्स गाइडलाइंस इशू की गई। इन डिटेल्स गाइडलाइंस में लिखा गया कि भाई एक मनरेगा वर्कर की सैलरी प्रॉपर टाइमलाइन में, प्रॉपर डेडलाइन के साथ डिसबर्स करनी चाहिए। सैलरी डिसबर्स करते वक्त कैसे मॉनिटरिंग होगी, कैसे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, एक ऑफिशियल अगर अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता है तो उसको ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या आप कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे राजस्थान की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठ के बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हुआ क्या है? इससे हुआ है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेमेंट रिजेक्शंस इन राजस्थान। पहले राजस्थान में जितने पेमेंट रिजेक्शंस होते हैं, अब राजस्थान में उतने पेमेंट रिजेक्शंस नहीं होते हैं। ऐसा देखा गया कि इस वर्कशॉप के शुरू होने के 1 साल के अंदर अंदर, कौन सी वर्कशॉप? ये वर्कशॉप जो कि कोशिश कर रही है कि जो पेमेंट रिजेक्शंस हो रहे हैं वर्कर्स के, ये ना हो। इस वर्कशॉप के शुरू होने से 1 साल के अंदर अंदर राजस्थान ने 300 करोड़ रुपए के जो पेमेंट क्लेम्स थे वर्कर्स के, उनको प्रोसेस किया। ये क्लेम्स पहले रिजेक्शन के चलते फंसे हुए थे, अब इनको क्लियर कर दिया गया है। अभी के लिए देखा जाए तो केवल 2.7% पेमेंट्स पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, 12.3% पेमेंट्स अंडर प्रोसेस हैं जो कि जल्दी ही डिसबर्स कर दिए जाएंगे। कुल मिला के राजस्थान की सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है? राजस्थान की सरकार का ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर किसी वर्कर ने काम किया है तो उसको उसके हक के पैसे मिले, उसके हक के पैसे उससे रोके ना जाए। ठीक है भाई। फिर कुछ और बातें कही जा रही हैं। यहां पे ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग एग्रीव्ड हैं, जिन लोग को परेशानी है, ये जरूरी है कि वो अपनी परेशानी को बाकियों को बता सकें। थाउजेंड्स ऑफ मनरेगा वर्कर्स इन राजस्थान अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। ओपन कम्युनिकेशन चैनल, सरकार हमेशा कीन होनी चाहिए मनरेगा वर्कर्स और बाकी प्रकार के वर्कर्स की बात सुनने के लिए। और राजस्थान में यह चीज केवल मनरेगा में देखने को नहीं मिली है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में देखने को मिली है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिसके चलते बाद में आरटीआई एक्ट को इंडिया में लागू किया गया है। क्या बोला गया है?
However, program information on many occasions continues to be inaccessible and when available, some are in ill-defined formats. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बना रखी हैं, आप उन स्कीम्स का फायदा उठाइए। आरटीआई की स्कीम का बेनिफिट भी गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास है राजस्थान में, बट कहीं ना कहीं लोग उनके बारे में जानते नहीं है। तो जब लोग किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में जानते नहीं है, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समय समय पे लोगों को उन स्कीम के बारे में बताए। और इस चीज को इंश्योर किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किसके थ्रू? जन सूचना पोर्टल के थ्रू। राजस्थान की सरकार ने जन सूचना पोर्टल को लागू किया 2019 में। ये जन सूचना पोर्टल क्या है? जन सूचना पोर्टल इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन द पब्लिक डोमेन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस 60 डिपार्टमेंट्स ऑफ ओवर 104 स्कीम्स। राजस्थान में टोटल 60 डिपार्टमेंट्स जो कि 104 स्कीम्स को चलाते हैं। किस प्रकार से चलाते हैं, इन स्कीम्स के अंदर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किसको बेनिफिट दिए गए, किसको नहीं दिए गए, लोग आके अपने बेनिफिट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें, इसके डिजाइन, इसके फॉर्मेट, इन सबको इंक्लूड किया गया है जन सूचना पोर्टल में। और जन सूचना पोर्टल को जब बनाया जा रहा था ना, बहुत पेनस्टेकिंग और बहुत डिटेल्ड डायलॉग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, न्यूमरस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड लेवल पे जाके बातचीत कर रहे थे लोगों के साथ, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को हर चीज अवेलेबल हो जाए जन सूचना पोर्टल पे। कुल मिला के अगर आप यहां पे देखिए तो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट जेसे जैक्सन को कोट किया गया और यह बोला गया है कि भाई डेलिबरेशन एंड डिबेट इज द वे यू स्टीयर द सोल ऑफ अवर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को, फेडरलिज्म को, गुड गवर्नेंस को आपको इंप्लीमेंट करना है तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट किसके बीच में चाहिए? वो लोग जिनको बेनिफिट चाहिए यानी लोग, और वो लोग जो बेनिफिट दे रहे हैं यानी कि सरकार और उनके ऑफिशियल्स। तो सरकार और उनके ऑफिशियल्स और पीपल के बीच में एक अच्छा कनेक्शन हो, इस कनेक्शन को इंश्योर करने की कोशिश की गई है राजस्थान में। कैसे? तो भाई मनरेगा में जो पेमेंट रिजेक्शन हो रहे थे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके, और ये जो राजस्थान में इतने डिस्कशन के बाद जन सूचना पोर्टल बनाया गया जिसके चलते राजस्थान के 60 डिपार्टमेंट की 104 स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों को उनके बारे में अवगत कराया गया, लोगों को बोला गया कि ये आपके लिए इंटरैक्टिव इंटरफेस है, इस पे आप जाके अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये दीज आर बेसिकली स्टेप्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इस जन सूचना पोर्टल को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स की बात की जाए, तो आप जन सूचना पोर्टल को कोट कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को इतना डिटेल में आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गुड गवर्नेंस में ये चीज लिखने में आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं सेफ्टी नेट। द पैंडेमिक हैज अपएंडेड स्कूलिंग एंड द एफर्ट शुड बी टू हेल्प द हार्डेस्ट हिट। देखिए भाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री का सीधा सीधा डायरेक्टिव है स्टेट्स को कि आपके स्कूल्स में जो लार्ज स्केल ड्रॉप आउट हो रहे हैं इसको रोको। सरकार की एक डिटेंशन पॉलिसी है, ठीक है भाई। होता ही है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पूरे साल एक क्लास में पढ़े और साल के एंड में वो एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, तो अगर वो एक लिमिट से ज्यादा एग्जाम में फेल होता है तो उसको उसी क्लास में डिटेन कर लेते हैं। ये बात आपको पता है। बहुत साल पहले एक नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी, उस नो डिटेंशन पॉलिसी को 2 साल पहले सरकार ने हटा दिया। तो अभी के लिए कुछ सीन ऐसा है कि बच्चा एक लिमिट से ज्यादा फेल हो गया, बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर भी लेके नहीं आ पाया, तो उसको एक क्लास में डिटेन कर लिया जाएगा। यहां पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव जारी किया है और स्कूल को बोला है, खासकर स्टेट्स में स्कूल को बोला है कि आप एक मिशन लॉन्च करिए ताकि स्कूलों से जो ड्रॉप आउट है वो घट जाए, जो लोग अपने आप को स्कूलों से निकाल रहे हैं वो ट्रेंड हट जाए। और उसके लिए अगर आपको डिटेंशन पॉलिसी को रिलैक्स भी करना पड़ जाए, आपको नो डिटेंशन करना पड़ जाए तो भी चलेगा। मतलब एक बच्चा फेल हो गया, फेल होने के बाद भी उसको अगर आपको अगली क्लास में प्रमोट करना पड़े, कर दो। चूंकि यहां पे हालात खराब हो गए कोविड-19 के चलते। कोविड-19 से पहले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और अब कोविड-19 के बाद तो स्कूल भेजना अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गई है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलना है कि बाय द एंड ऑफ 2020 320 मिलियन स्टूडेंट्स वर लॉक्ड आउट ऑफ स्कूल्स ग्लोबली। 32 करोड़ बच्चे पूरी दुनिया में स्कूल से बाहर निकल गए। बाय द वे, मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यूनेस्को के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है। मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मैं आपको सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूं। उसमें यूनेस्को को वीडियो बना रखी है। तो यूनेस्को, आप मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी सर यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी वीडियो सामने ही आपके। हाउ यूनेस्को हैज हेल्प्ड इंडिया इन वर्ल्ड मैंडेट कन्वेंशंस कल्चरल हेरिटेज ग्राउंड लेवल वर्क। आपके सामने और भी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे मैंने पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाके एक बार इस सीरीज को जरूर देख लें। वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे।
मैंने आपको बताया कि यूनेस्को ने एस्टिमेट किया था कि 2020 के एंड तक 32 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। जो रीजन सबसे ज्यादा इस ट्रेंड से हिट होगा वो है साउथ और वेस्ट एशिया। यहां पे साउथ और वेस्ट एशिया और फिर सब सहारन अफ्रीका। तो कहीं ना कहीं इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है और एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं चाहिए। यहां पे सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इस कोरोना का इंपैक्ट क्या आया है बच्चों पे, पढ़ाने वालों पे, स्कूल्स पे। उसके बाद आज की डेट में प्रॉब्लम एक और हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको ऑनलाइन किया गया है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, कैंपस को रीओपन नहीं किया जा रहा है, लोग नहीं चाहते कि ज्यादा वो कैंपस में जाके पढ़ें। तो भाई जरूरी ये है कि पैंडेमिक के इंपैक्ट के चलते जो सर्कमस्टांसेस आया उसको निगेट करने के लिए आप ऑनलाइन मोड लोगों को अवेलेबल करवाओ, साथ साथ आप हर वो चीज करो जिसके चलते बच्चे स्कूल में आए, ना कि वो बच्चे स्कूल से भागे। ठीक है भाई, इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पैसों के लिए एजुकेशन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हमारी सरकार एक सेस लगाती है, तो उस सेस के थ्रू जो पैसा आता है उसको 2021 में एजुकेशन को प्रमोट करने में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ज्यादातर ये ट्रेंड देखा गया है कि इस सेस के थ्रू आए गए पैसे को सेंटर केवल खुद लगाता है, स्टेट्स को नहीं देता है, तो पैसा स्टेट्स को देना चाहिए। सेंटर का जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब ऊपर से एक और चीज बताई जा रही है, हमारे स्कूलों में क्या होता है कि एग्जामिनेशन को एक नॉर्म माना जाता है एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। हालांकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें इस चीज को हटा दिया गया है, बट एग्जामिनेशन को आपकी एफिशिएंसी का नॉर्म मान लेना ये सही नहीं है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो अंदर लाई गई थी आरटीआई एक्ट के अंदर, उसको हटा दिया गया था लगभग 2 साल पहले। उस नो डिटेंशन पॉलिसी को आप फिर से लेके आओ। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर क्या था कि अगर एक बच्चा मान लो एक क्लास में फेल हो जाता है तो उसको फिर भी दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको उस क्लास में रिटेन नहीं किया जाएगा। अगर उस क्लास में रिटेन कर लोगे तो उसके माँ बाप उसको स्कूल से बाहर निकाल लेंगे। गर्ल्स की स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वैसे ही बड़ी मुश्किल से करवा रहे हैं, और अगर इनको डिटेंशन के चलते स्कूल से निकलना पड़ गया तो ये एक लूज लूज वाली अप्रोच हो जाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन की बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन अच्छी हो जाएगी तो स्कूल एजुकेशन और अच्छी होने लगेगी, बड़ा बड़ा प्रकार की बातें चल रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करना है। 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे, यूएसको ने बोला कि 32 करोड़ बच्चे 2020 के एंड तक बाहर निकल जाएंगे स्कूलों से, तो स्कूल की पढ़ाई अच्छी करनी है। सबसे ज्यादा हिट रीजन्स कौन से हैं, साउथ और वेस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका। इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं करना है। इंडिया में जो सेस आता है एजुकेशन का, एजुकेशन के सेस के जो थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको स्टेट्स के साथ शेयर किया जाए। इंडिया में जो आरटीआई एक्ट की नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसको फिर से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि बच्चे स्कूल से निकले ना, ओके, वो अगर एक क्लास में फेल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अगले क्लास में चले जाएं। ये सब बातें, और डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। ये 5 या 6 पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं। फिर अगला आर्टिकल, ब्रिजिंग द गल्फ, सऊदी अरेबिया नाउ बिल्डिंग टाइज विद कतार शुड लर्न नॉट टू थ्रेटन इट्स नेबर्स। इसके बारे में मैं काफी बात कर चुका हूं बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। भाई कतर के ऊपर जो ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरेबिया ने, ब्लॉकेड अब हटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, उनको पता चल गया कि भाई ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट मिलकर कतर के ऊपर जो ब्लॉकेड लगा रहे हैं इससे हुआ ये नहीं। जब इन्होंने कतर के ऊपर ब्लॉकेड लगाए, इन्होंने उनको लगा कि ये कतर को चुप करा लेंगे। 13 डिमांड रखी गई कतर के सामने। कतर से बोला गया कि अपना ये अल जजीरा चैनल बंद करो। कतर को बोला गया कि तुर्किश मिलिट्री बेस बंद करो। कतर को बोला गया कि ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कम करो। कतर ने कुछ नहीं माना। कतर के यहाँ आज भी अल जजीरा चल रहा है। कतर ने और टर्किश ट्रूप्स को अपनी जमीन पे बुलाया। कतर ने टर्की के साथ रिश्ते अच्छे किए। कतर कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो तालिबान के साथ बातचीत चल रही है यूएसए की और अफगानिस्तान की सरकार की, वो कहां चल रही है, वो कतर में चल रही है। तो ओवरऑल ये जो सऊदी का प्लान था ना कतर को आइसोलेट करने का और उसको दबाने का, ये पूरी तरीके से बैकफायर कर चुका है। और ये बैकफायर इस कंटेक्स्ट में भी कर चुका है क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रम्प आउटगोइंग है और इनकमिंग जो बाइडन है, और जो बाइडन कितने हेल्पफुल होंगे सऊदी अरेबिया की तरफ ये बताया नहीं जा रहा है। तो ये जो 13 डिमांड्स थी इसमें से कुछ भी नहीं माना कतर में। अभी फिर से सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में जो दोस्ती हो गई है, कतर ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि हम ईरान और टर्की के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे, हम अपने रिश्ते खत्म नहीं करेंगे। तो इस एग्रीमेंट के साथ साथ सऊदी अरेबिया ने बस इतना कर लिया है कि ईरान का एयर स्पेस यूज करने के लिए कतर जो पैसा देता था वो पैसा अब ईरान के पास नहीं जाएगा। बट ओवरऑल यहाँ पे सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया है कि उनकी जो दबाने वाली, डराने वाली, धमकाने वाली जो टैक्टिक्स है, जो कोअर्सिव टैक्टिक्स है, वो यहाँ पे काम कर नहीं पाएगी। और इस कोअर्सिव टैक्टिक्स के चलते ईरान बहुत तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी डेवलप कर रहा है।
पूरी पिक्चर इस वेस्ट एशिया की तब खुलेगी जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बन के अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे वेस्ट एशिया के रीजन में। वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना मत जाना।